नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान संस्कृति पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कृति का जो पूर्व के 2 व्याख्यान मैंने आपसे चर्चा किए, उसके अंतर्गत हम संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा कर चुके थे। आज के व्याख्यान में हम संस्कृति के तत्व और संस्कृति की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। संस्कृति के तत्वों को अंतर्गत सबसे पहला जो तत्व है वह सांस्कृतिक तत्व है। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके, सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोश है तथा सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। सांस्कृतिक तत्व से आशय साधारण शब्दों में इस अर्थ में लगा सकते हैं कि संस्कृति का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई कोश होती है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व होती है। सांस्कृतिक तत्वों के बाद हम बात करते हैं संस्कृति संकुल की। कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है, किंतु ये सांस्कृतिक तत्व व्यवस्थित रूप से संबंधित न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। अर्थात सांस्कृतिक तत्व की जो अगली अवस्था है वह संस्कृति संकुल है और संस्कृति संकुल से आशय विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का अर्थपूर्ण तरीके से बंधा हुआ होना, मिलकर बनना संस्कृति संकुल कहलाता है। और यह अर्थपूर्ण ढंग से बंधे होते हैं, व्यवस्थित रूप से ना होकर। तीसरा है संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न्स। रूथ बेनेडिक्ट नामक सामाजिक मानवशास्त्री ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को रखा था। इसके अंतर्गत संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन किया जाता है, जो कि संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देते हैं। अर्थात रूथ बेनेडिक्ट का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी कुछ मौलिक मूलभूत प्रेरणाएं और आदर्श होती हैं और इन मौलिक प्रेरणाओं और आदर्शों के माध्यम से वह संस्कृति अपने आप में अपनी एक दिशा और स्वरूप को ग्रहण करती है। इस संस्कृति की जो मूलभूत प्रेरणा और आदर्श हैं, इसे रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा से संबोधित किया। रूथ बेनेडिक्ट इसका उदाहरण देते हैं कि प्यूब्लो इंडियनो जो एक समाज है, आदिवासी जनजाति समूह है, कि संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है और व्यक्तिगत दिखावे को अनुचित माना जाता है।
तो इस संस्कृति की यह विशेषता सांस्कृतिक प्रतिमान के माध्यम से स्पष्ट होती है। यदि हम कुछ वर्तमान समाजों की बात करें तो सिख समाज में सेवा, सादगी, परोपकार, कीर्तन मुख्य इसकी प्रेरणाएं और आदर्श हैं जो हमें दिखाई देती। इसी प्रकार मुस्लिम समाज में भाईचारे की जो संस्कृति है वह उसका संस्कृति प्रतिमान है। हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था ये संस्कृति के प्रतिमान हैं। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति के अपने आदर्श और प्रेरणाएं उस संस्कृति को विशेष दर्जा दिशा प्रदान करती हैं। जो ये विशेष दर्जा दिशा या स्वरूप है इसे ही रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा से संबोधित किया है। इसके पश्चात हम संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक संस्कृति का जो विस्तार है, जो उसका फैलाव है, वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है और वह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है वह उस संस्कृति का सांस्कृतिक क्षेत्र या संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। इस अवधारणा को क्रॉबर और विस्लर ने अमेरिका के आदिवासी समाजों के अध्ययन के आधार पर रखा और संपूर्ण अमेरिकन आदिवासियों को 15 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। अब हम सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र, इन चारों इकाइयों का एक उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इनको समझने का प्रयास करें। मैं राजस्थान संस्कृति का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। राजस्थान संस्कृति का जो खान पान है वह दाल बाटी चूरमा है। यह इसकी प्रतिमान है रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार। और संपूर्ण भोजन का एक एक तत्व, दाल अपनी जगह, बाटी अपनी जगह और चूरमा अपनी जगह, सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। और ये जब सभी अर्थपूर्ण ढंग से मिलकर भोजन की थाली में आते हैं तो ये सांस्कृतिक संकुल को प्रदर्शित करते हैं। और यह जो प्रतिमान है भोजन का, इस भोजन को थाली को देखते ही राजस्थानी संस्कृति का भाव उत्पन्न होता है। यह संस्कृति प्रतिमान। अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यह जो संपूर्ण भोजन है यह राजस्थान के संपूर्ण भूभाग में देखने को नहीं मिलता, अपितु मरु प्रदेशों तक सीमित होता है, अर्थात रेगिस्तानी भाग तक सीमित होता है। रेगिस्तानी भाग जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इस तरह की खान पान को वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया है, अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक आपको इस तरह की भोजन व्यवस्था या परिपाटी देखने को मिलती है। और उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को हम सांस्कृतिक क्षेत्र या संस्कृति क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार ये जो संस्कृति के जो तत्व हैं चार, इनको हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा। अपने मूल राज्य के उदाहरण के आधार पर समझा और सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा को हम समझ पाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण अवधारणा है संस्कृति, और संस्कृति के संपूर्ण भाग भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें जो हमारी सेकंड यूनिट है प्रथम पेपर की, उसमें जो ये संस्कृति कल्चर का जो सभी बिंदुओं को
गहराई से अध्ययन करना होगा। अब हम संस्कृति की उपयोगिता की बात करेंगे। पहली उपयोगिता जो इसकी विशेषताओं से निकल कर आती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति करती है, अर्थात मनुष्य की जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, वह सब आवश्यकताएं संस्कृति के माध्यम से पूर्ण होती है। व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक है, क्योंकि संस्कृति सीखी जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह संस्कृति समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए संस्कृति व्यक्ति के निर्माण में मौलिकता का गुण रखती है, मौलिक होती है। मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, अर्थात संस्कृति समाज में मनुष्य के व्यवहार प्रतिमानों को नियंत्रित करती है, मनुष्य के व्यवहार करने के तरीकों को नियंत्रित करती है और इस अर्थ में मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। मानव की आदतों का निर्धारण भी संस्कृति करती है। मानव की आदतों से मतलब मनुष्य की रुचि और उसके अनुरूप किए जाने वाले कार्य भी संस्कृति के माध्यम से तय होते हैं। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी आदतें होती हैं। कोई संस्कृति किसी कला विशेष में माहिरता रखती है और उस संस्कृति के लोग उस कला में विशेष माहिर भी होते हैं। मानव व्यवहार में एक रूपता और नैतिकता का निर्धारण भी संस्कृति करती है, अर्थात एक समाज के लोगों के जो व्यवहार हैं उनमें एक रूपता भी दिखाई देती है। विभिन्न जनजातीय समूह या विभिन्न क्षेत्रीय समूह या विभिन्न सांस्कृतिक समूह के लोगों के मध्य जो उनकी भोजन परिवेश है, पहनावा है, उनकी आदतें हैं, उनमें एक रूपता दिखाई देती है और एक संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति के सभी सदस्यों के प्रति नैतिकता का भाव भी रखते हैं। व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। एक संस्कृति के लोग उसी संस्कृति के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सुरक्षित भी होते हैं। समस्याओं का समाधान करती है। प्रत्येक संस्कृति अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अशिक्षित है तो उस संस्कृति के माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त करता है। बेरोजगार है तो उस संस्कृति के माध्यम से उसको रोजगार भी प्राप्त होता है। और भी यदि कोई शारीरिक, मानसिक समस्याएं हैं तो वह संस्कृति के माध्यम से दूर होती है। समाजीकरण में योग देती है, अर्थात संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है, अतः समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति सीखी जाती है। इसलिए संस्कृति की जो उपयोगिता है वह यह भी है कि यह समाजीकरण में अपनी भूमिका रखती है। परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति की जो समाज में जो पद है उसका निर्धारण करती है। साथ ही साथ उस पद के अनुरूप उस व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व हैं, उस व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, उनका निर्धारण भी संस्कृति करती है। अर्थात व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन का निर्धारण भी संस्कृति करती है। अंतिम विशेषता सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है और उस समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति के ये अचेतन रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करती है। अतः उस समाज विशेष में जिस समाज विशेष की वह संस्कृति है उसमें वह
सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित करती है। इस प्रकार संस्कृति समाज व्यवस्था को संचालन में सहायक है, उपयोगी है। आज के व्याख्यान में हमने संस्कृति के तत्वों पर चर्चा की और संस्कृति की उपयोगिता पर चर्चा की। धन्यवाद।